हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटाप एक बार फिर से एक नए वीडियो और एक नए सर्जरी और एक नए मिथ को ब्रेक करने के लिए आया हूं। डॉक्टर गौरव जाटव सर से आप पहले भी मिल चुके हैं, एक बार फिर इनसे पूछते हैं और जानते हैं आज हमने कौन सी नई सर्जरी की है। जी सर नमस्कार। आज टुडे वी हैव ऑपरेटेड फॉल्साइन मेनिंजोमा। ये एक ब्रेन ट्यूमर है और ये फॉल्साइन मेनिंजोमा इसलिए बोलते हैं, एक फॉक्स ब्रेन का एक टिश्यू होता है जहाँ से ये ट्यूमर अटैच होता है और ये ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर होता है। तो इसे हमने कम्प्लीटली रिमूव किया है विदाउट एनी इश्यूज इन सर्जरी। तो एक प्रकार का कैंसर ही होता है ये, ब्रेन का बोला जाए, लेकिन बेनाइन होता है। बेनाइन होता है। एक्चुअली जो ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के वो दो प्रकार के होते हैं, एक कैंसरस ट्यूमर होता है और एक बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं। सो जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं एक बार अगर वो निकल जाएं सो मोर देन 95% केसेस में वो दोबारा उगने की संभावना नहीं होती। मरीज पूरा ठीक हो जाता है। मरीज ठीक होता है, बट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एज वी सी, अगर हम स्कैन देखें सो दिस इज अ ट्यूमर, दिस वाइट स्ट्रक्चर एंड दिस इज अटैच्ड टू दी फॉक्स। ये फॉक्स इस जगह पे होता है, सो इसलिए इसे फॉल्साइन मेनिंजोमा कहते हैं। अब बट इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर है, कि कहाँ पे है, और उस हिसाब से मरीज को प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ये बहुत लेट डिटेक्ट होता है। अर्ली अगर हम इस ट्यूमर की बात करें हाँ, कि क्या कारण हो, कैसे हमें पता चलेगा। सो नॉर्मली जो मेनिंजोमास होते हैं वो सीजर के साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, झटके सीजर आते हैं। मतलब मिर्गी के झटके आते हैं। अगर एक सामान्य भाषा में हम कहें तो वो झटके से हमको पता लगता है। तो जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो हमें एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन के एमआरआई और उसके थ्रू पता चलता है। जैसे दिस इज अ फर्स्ट केस, बट एज हमें दूसरा केस भी करना है। सो उस पेशेंट को 1 साल पहले सीजर्स आए थे, बट उसने इग्नोर किया। अच्छा। बट अभी वो ट्यूमर बहुत बढ़ चुका है, उसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर है। सो अगर ये पहले डिटेक्ट हो जाता तो जल्दी ऑपरेट हो जाता है, जल्दी इस चीज से फ्री हो जाता। इस पेशेंट को भी 1 साल पहले सीजर आए थे, बट उन्होंने एवेल्युएट नहीं क्या कारण रहता है? ये लोग क्या इसको नॉर्मल झटके से ये झटका अलग रहता है या वैसा ही रहता है? देखिए, इसके लिए कोई भी न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन से हमें कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो डायग्नोस कर पाए इस चीज़ को। और किन कारणों से झटके आ रहे हैं। एक नॉर्मल झटके भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्यूमर से आते हैं, बट उसे एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है कि ट्यूमर जिस लोकेशन में भी है तो वो लोकेशन में जो ब्रेन फंक्शनिंग जो भी काम करता है, पार्ट रहता है। जैसे इस ट्यूमर की हम बात करें सो ये मोटर एरिया में है, लेफ्ट साइड है। सो लेफ्ट साइड ट्यूमर है तो उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी, है ना, बोलने में ऐसा हो रहा था, लड़खड़ा रही थी, ठीक से बोलने में फ्लुएंसी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। सो ये सारी चीज़ें वो डायग्नोसिस में हमें हेल्प करती है। अगर ऐसी चीज़ होती है तो डेफिनेटली हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और दूसरा सर ये जब बताना चाहिए मेरे दर्शकों को कि सर ये किसी भी उम्र में होता है या कुछ एज स्पेसिफिक ट्यूमर है? ये सारे अलग अलग ट्यूमर्स अलग अलग उम्र के हिसाब से। कुछ ट्यूमर्स रहते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं, बट ये ट्यूमर्स ऐसा नहीं होता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। और मेल फीमेल की तरफ भी कोई प्रेडिस्पोजिशन नहीं? मेनली मेनिंजोमास फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है। एज टुडे वी आर ऑपरेटिंग बोथ द फीमेल्स। हां, फीमेल दोनों ही फीमेल पेशेंट्स हैं। तो ये एक प्रेफरेंस हो गया। बाकी सर जैसे अब आपने ये ट्यूमर अभी निकाल दिया है, जैसा कि हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये ट्यूमर का इतना बड़ा ब्रेन के हिस्से में पूरा ट्यूमर था। ये पूरा ट्यूमर आपने निकाल दिया सर। तो हमने अब इसे 2-3 पार्ट में निकाला है। हाँ, तो ये सर इस सर्जरी के बाद जैसे अब उस पोर्शन में अगर स्कैन पे देखें कि ये आपने ट्यूमर हटा दिया, तो कितनी संभावनाएं रहती हैं कि वहां पे ब्रेन का कोई फंक्शन डैमेज हो, या फिर ये जैसे भी बोलने में आप तकलीफ कह रहे थे तो वो इमीडिएट वापस आ जाती है या समय लगता है या थेरेपी लगती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि प्री ऑप स्टेटस क्या है, पेशेंट हमें किस कंडीशन में मिला। जैसे इन पेशेंट्स की बात करें जो हमने आज ऑपरेट किया, सो उनको एज जिस तरफ भी ट्यूमर होगा या जिस तरफ भी चोट लगती है दिमाग के, उसके दूसरे तरफ का हिस्सा अपोजिट साइड लकवा की तरफ आता है। सो इसमें क्या है, राइट साइडेड वीकनेस है। दूसरा, उन्हें बोलने में तकलीफ है कि नहीं, अभी पूरे तरीके से डेफिसिट नहीं है। हम ये बोलें कि हाथ जैसे हम पूरा उठाते हैं तो अभी पावर कम, बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बट ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब नॉर्मल हो जाता है अगर सही समय पे अगर तो यहीं पे आपकी वो बात
आ जाती है कि कितनी जल्दी हमने इसको चेकअप कराया इस झटके की वजह से, और हमने कितनी जल्दी ट्यूमर डिटेक्ट किया। बिल्कुल, उतनी जल्दी अगर यही 1 साल पहले करते तब तक उनको डेफिसिट भी नहीं होता, ये पावर भी नहीं जाती। और दूसरी चीज होती है कि ट्यूमर कितना ज्यादा इन्वेट कर रहा है। एज दिस इज अ केस ऑफ, ये बेनाइन ट्यूमर तो है, बट एटिपिकल बेनाइन ट्यूमर है, क्योंकि ये एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। इफ यूल सी, जो हम जब ट्यूमर निकाल रहे थे तो ट्यूमर्स की भी लेयर होती है। सो वो ट्यूमर्स, बट ये बोन को भी इन्वेट कर रहा था, मतलब बोन से बाहर निकल रहा है। वही मैं जानना चाह रहा था कि फैलने के इसके कितने चांसेस रहते हैं? फैलने के एक बार आपने कंप्लीटली रिमूव कर दिया, जैसे एटिपिकल ट्यूमर है तो कुछ चांसेस होते हैं, 5% चांसेस होते हैं, बट ये स्लो ग्रोइंग होता है। सो इसमें वैसा रिस्क नहीं रहता। अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करें तो वो 1 साल में ग्रो कर सकते हैं, कुछ 2 साल में ग्रो कर सकते हैं, बट ये स्लो ग्रो। तो मेनिंजोमा की बात करें सर, तो वो मेनिंजोमा सारे ऑपरेबल रहते हैं या कुछ ऐसी पोजीशंस हैं ब्रेन में जहां पे ऑपरेट नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा, अगर जैसे ब्रेन स्टेम के पास में कहीं पे, हाँ, वाइटल, जहां पे वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाकी नॉर्मली मेनिंजोमा सारे ऑपरेबल रहते हैं, और अगेन टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग। एंड दूसरी चीज क्या हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द साइज ऑफ द ट्यूमर। तो सर डाउन साइज करने का भी कोई तरीका आप लोग करते हैं कि इस ट्यूमर में, कि मान लीजिए मैं बहुत लेट आया आपके पास, मैंने नहीं ध्यान दिया, मैं किसी गांव खेड़ में रहता हूं, मैंने नहीं ध्यान दिया, चलता रहा, ट्यूमर बहुत बड़ा साइज का हो गया, तो सर इनिशियली फिर आप उतने बड़ा चंक ऑपरेट इतना करते हैं या फिर पहले छोटा करते हैं उसे? देखिए, अगर हम वो ट्यूमर टेक्निक की बात करें तो फिर से हम बात करेंगे लोकेशन की। जैसे इस ट्यूमर को हमने 3-4 टुकड़ों में धीरे धीरे निकाला है, क्योंकि इतना बड़ा चंक निकालना पॉसिबल नहीं होता। और ब्रेन में हमेशा ये होता है पीसमील टेक्निक होती है, थोड़ा पहले हम बीच का हिस्सा निकालते हैं और फिर ब्रेन को जगह देते हैं। हम चाहते नहीं है कि हम ब्रेन को छुएं, जिससे कि पेशेंट को डेफिसिट ना आए। और दूसरी चीज है, आजकल जो मिथ है कि ब्रेन ट्यूमर है तो बाद में स्थिति अच्छी नहीं होगी। हाँ, ऐसा नहीं होता। आखिर का रोशनी चला जाएगा, बोल नहीं पाओगे। क्योंकि आजकल जो टेक्निक्स हैं, एक टेक्निक है, दूसरी चीज है माइक्रोस्कोप है। सो ये सारी चीजें हमें बहुत हेल्प करती हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई, मतलब माइक्रो लेवल पे मैग्नीफाई करके आप एक एक टिश्यू, एक एक लेयर देख पाते हो। जो पहले नेकेड आई से होता था वो जमाना गया, अब वो मैग्नीफाई करके देखते हैं। वो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अगर ऐसा होता है तो मॉनिटरिंग भी होती है ब्रेन की, कि कुछ अगर फंक्शनल एरियाज में हो, मोटर एरिया, आज मॉनिटरिंग करके आप लोग उस एरिया को टच करते हो कि भैया मैं कोई जगह ऐसा अननेसेसरली ट्रॉमा ना करूं कि पेशेंट को उस जगह का लॉस हो। करेक्ट। तो ये सारे दोस्तों हमारे मिथ्स थे जो डॉक्टर साहब ने आज हमें बताए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।